लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चे आग के आसपास दौड़ रहे थे। घायलों का इलाज किया जा रहा था। कायदो बीच वाली आग के पास बैठा था। सेना उसकी एक तरफ थी, उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ। दूसरी तरफ वेल बैठी थी, उसका हाथ पट्टी में बंधा था और उसकी आंखें नर्म लग रही थीं। फिर औरतें एक एक करके उसके पास आने लगीं, उसे धन्यवाद देने, उसका हाथ छूने। तुम कमाल थे, पाला ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई, आरा ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। यहां तक कि ड्रा भी लंगड़ाते हुए उसके पास आई। तुमने अच्छा किया सुंदर लड़के, सच में बहुत अच्छा। फिर वो चली गई। उसकी जोरदार हंसी पीछे गूंजती रही। तभी एल्डर वैन खड़ी हुई और सबको शांत रहने के लिए कहा। हमने 2 लड़ाइयां जीती हैं, उसने कहा। हमने उन्हें पीछे धकेला है, लेकिन हमने ये अकेले नहीं किया। वो कायदो की तरफ मुड़ी। ये आदमी, ये अजनबी जो आसमान से गिरा था, इसने हमें सिर्फ हथियार नहीं दिए, इसने हमें उम्मीद दी है। भीड़ में हल्की आवाजें फैल गईं। इसने हमारे साथ लड़ाई लड़ी, रिया चिल्लाई। इसने हमारे साथ खून बहाया। फिर उसने पूरी तरह उसकी तरफ देखते हुए कहा, कायदो ऑफ द वेल, अब तुम अजनबी नहीं रहे। वैन जोर से बोली। औरतें खुशी से चिल्ला उठीं, असली खुशी, खुलकर और दिल से। निक्स ने सीटी बजाई। ड्रा फिर से अपनी जोरदार हंसी हंस पड़ी। सेना किनारे खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके पास वेल खड़ी थी, उसके बैंगनी बाल खुले हुए थे। चेहरा समझना मुश्किल था। काओ बीच में खड़ा था, ऐसी औरतों से घिरा हुआ जो उसे चाहती थीं, उसकी जरूरत महसूस करती थीं, उस पर भरोसा करती थीं। उसने खुद को कभी इतना ताकतवर महसूस नहीं किया था और कभी इतना फंसा हुआ भी नहीं। बाद में निक्स उसे आग की रोशनी से दूर किनारे पर मिली। उसके लाल बाल खुले हुए थे, हाथ पर पट्टी बंधी थी और हरी आंखें चमक रही थीं। तुम मुझ पर एहसानमंद हो, उसने कहा। मुझे पता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मुझे पता है। वो उसके और करीब आई। जंगली फूलों की खुशबू, पसीना, धुआं। तो अब बदला चुकाओ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। वे उसकी झोपड़ी के अंदर गए। दरवाजा बंद हो गया। निक्स उसकी तरफ मुड़ी। इस बार उसके चेहरे पर कोई शरारती मुस्कान नहीं थी, वो गंभीर थी। मैं तुम्हें सेना से छीनने की कोशिश नहीं कर रही और मुझे व्हील के बारे में भी पता है। फिर क्यों? क्योंकि आज मैं लगभग मर गई थी। उसने अपने घायल हाथ को छुआ। मैं तुम्हारे लिए एक होलो योद्धा के सामने कूद गई थी। वो और करीब आई और उसके चेहरे को छुआ। मैं किसी ऐसे इंसान की बाहों में रहना चाहती हूँ जो मेरे लिए मायने रखता हो। तुम मायने रखती हो, उसने कहा। उसने उसे हल्के से किस किया, फिर और गहराई से। निक्स ने उसे ऐसे किस किया जैसे वो बहुत समय से इंतजार कर रही हो। बाद में वे एक दूसरे में उलझे हुए लेटे थे। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें अब नर्म थीं। ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। मैं तुमसे शादी मांग नहीं रही, बस कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी जगह चाहती हूँ। काइदो ने उसके माथे को चूमा। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। निक्स मुस्कुराई, इस बार सच वाली मुस्कान। अच्छा है, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही। काइदो सुबह जल्दी जाग गया। निक्स अब भी उसके पास सो रही थी। वो बाहर आया और लकड़ी के एक लट्ठे पर बैठ गया। उसे महसूस हो रहा था कि अभी भी कुछ कमी है। औरतें थक चुकी थीं, उन्हें आराम और इलाज चाहिए था, लेकिन उन्हें खाने की भी जरूरत थी। एक तीर से 2 निशाने, काइदो ने सोचा। वो रीना, मारा और लीना को वर्कशॉप में मिला। योजना बदल गई, काइदो ने कहा। आज हम फिशिंग रॉड बनाएंगे। रीना ने उलझकर ऊपर दिखा। फिशिंग रॉड? बहुत सारी। गांव को खाने की जरूरत है और औरतों को आराम की। मछली पकड़ना आराम भी है और खाना भी। मारा ने धीरे से सिर हिलाया। मेरी माँ मछली पकड़ा करती थी। लीना मुस्कुराई। मैंने पहले कभी मछली नहीं पकड़ी। तो अब सीखने वाली हो। अगले 3 घंटे तक चारों साथ काम करते रहे। काइदो ने उन्हें सही लकड़ी चुनना सिखाया, सीधी, लचीली, ज्यादा मोटी नहीं। रीना की तेज हाथों ने छाल उतारी और लकड़ी को चिकना किया। मारा की मजबूत बाहों ने लकड़ियों को मोड़कर आकार दिया। लीना की फुर्तीली उंगलियों ने रस्सियां बांधी और हड्डियों वाले कांटे लगाए। उन्होंने 20 रॉड बनाई, फिर 30, फिर 40। दोपहर तक गांव की हर औरत जिसके पास रॉड चाहिए थी, उसके पास एक थी। सनडाउन वेल ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। दर्जनों औरतें नदी किनारे बैठी थीं, हाथों में फिशिंग रॉड लिए, धागे पानी में डाले हुए। कुछ पत्थरों पर बैठी थीं, कुछ उथले पानी में खड़ी थीं, कुछ घास पर लेटी थीं। आंखें आधी बंद, रॉड लकड़ी के सहारे टिकी हुई। वहां शांति थी, सच्ची शांति। निक्स एक बड़े पत्थर पर बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, रॉड पानी के ऊपर लटक रही थी। उसकी नजर कायदो से मिली और उसने आंख मार दी। सेना थोड़ी दूर नीचे बैठी थी। उसके काले बाल खुले हुए थे, पैर पानी में थे। वो मछली नहीं पकड़ रही थी, वो बस देख रही थी
औरतों को हंसते हुए, बच्चों को खेलते हुए, कायदों को उनके बीच घूमते हुए, धागे देखते हुए और सलाह देते हुए। वेल पेड़ों के किनारे खड़ी थी। उसका हाथ अब भी पट्टी में था। बैंगनी चोटी हवा में हिल रही थी। उसके पास रॉड नहीं थी, वो पहरे पर थी, लेकिन आज वो भी थोड़ी नरम लग रही थी। उसकी आंखें पहले जितनी तेज नहीं थी, कंधे भी कम तनाव में थे, कीस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पहली मछली लीना ने पकड़ी। कायदो कायदो मैंने पकड़ ली। उसकी रॉड जोर से झुक गई। धागा पानी को काटता हुआ निकल रहा था। कायदो दौड़कर उसके पास पहुंचा, रॉड पकड़कर उसे खींचने में मदद करने लगा। तभी मछली पानी के ऊपर आई, एक चमकती हुई चांदी जैसी ब्रीम मछली, छोटी लेकिन चमकदार। मैंने पकड़ ली, लीना चिल्लाई। सच में मैंने पकड़ ली। उसने मछली को ट्रॉफी की तरह ऊपर उठाया। औरतें खुशी से चिल्ला उठीं। फिर जैसे सबके लिए रास्ता खुल गया। ड्रॉ ने एक पर्च मछली पकड़ी, रीना ने एक चब मछली पकड़ी। सेना, जिसने आखिरकार फिशिंग रॉड उठा ही ली थी, उसने इतनी बड़ी पाइक मछली पकड़ी कि उसे किनारे तक खींचने में 2 औरतों की मदद लगी। फिर कायदो ने बीच वाली आग संभाली। उसने उन्हें दिखाया कि मछली के छिलके कैसे उतारते हैं, पेट कैसे साफ करते हैं और पानी से कैसे धोते हैं। फिर उसने कार्प मछली को पत्तों में लपेटकर कोयलों में पकाया। पर्च मछली को चपटे पत्थर पर तला, जिसकी खाल कुरकुरी और सुनहरी हो गई थी। पाइक मछली को जंगली जड़ी बूटियों के साथ उबालकर गाढ़ा सूप बनाया गया। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। आज रात सब खाना खाएंगे, कायदो ने कहा। वे सब आग के आसपास साथ बैठकर खाने लगे। कोई बड़ी दावत नहीं, बस एक साथ खाना। कायदो के एक तरफ सीना बैठी थी और दूसरी तरफ वेल। सामने आग के उस पार निक्स बैठी थी। उसके बाल आग की रोशनी में चमक रहे थे। ये अच्छा है, सीना ने कहा। बहुत अच्छा, वेल ने सहमति में कहा। तो कल भी इसी समय? कायदो ने पूछा। सीना ने हल्की से उसका कंधा धक्का दिया। कल भी इसी समय। वेल थोड़ा सा उसकी सहारी झुक गई। बाद में बुझती हुई आग के पास वेल उसे अकेली मिली। हमें बात करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनना चाहती हूँ। कायदो पलकें झपकाने लगा। क्या? तुमने सही सुना। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे सेना के बारे में पता है। मैं तुमसे उसे छोड़ने को नहीं कह रही। मैं बस अपनी एक असली जगह चाहती हूँ। तुमसे पहले मैं कभी किसी के साथ नहीं रही। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या खो रही थी। अब पता चल गया है। मैं ये दिखावा नहीं करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कुछ तो डिजर्व करती हूं। कायदो कुछ देर चुप रहा। ठीक है, वेल ने पलकें झपकाई। ठीक है, ठीक है, तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। वो उसे देखती रह गई। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ठीक है, लेकिन अगर तुमने अपना फैसला बदला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसने उसे धीरे से गले लगाया। पहले वो तन गई, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। उसने उसे हल्के, छोटे और नरम तरीके से किस किया। जब वो पीछे हटा तो वेल के गाल लाल हो चुके थे। इसका स्वाद मीठा है, उसने जैसे खुद से कहा। फिर वो उठी और अपनी झोपड़ी की तरफ वापस चली गई। उस रात काओ अपने सोने वाले स्थान पर लेटा हुआ था। दरवाजा खुला। सीना अंदर आई और उसके पास लेट गई। फिर दरवाजा दोबारा खुला। वेल अंदर आई, कुछ पल रुकी, फिर उसकी दूसरी तरफ लेट गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। सीना ने उसका दायां हाथ पकड़ लिया, वेल ने बायां। दिए की रोशनी धीमी हो रही थी। झोपड़ी ठंडी थी, लेकिन उनके बीच गर्माहट थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। किस लिए? सीना ने पूछा। यहीं रहने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। वेल ने उसका हाथ हल्के से दबाया। इतने नरम मत बनो। तुम नरम हो रहे हो, सीना ने भी कहा। मैं नहीं। हो, वेल बोली, लेकिन ठीक है। वे चुपचाप साथ लेटे रहे, एक दूसरे में उलझे हुए। प्यार नहीं कर रहे थे, बस साथ थे। बाहर दोनों चांद और ऊपर चढ़ गए। और कहीं गांव में केस अपनी झोपड़ी में अकेली लेटी छत को देख रही थी, सोचते हुए कि किसी की बाहों में होना कैसा लगता होगा। जश्न के अगले दिन सुबह एल्डर वैन ने सभा बुलाई। सर्दी आ रही है, उसने कहा। 2 महीने में नदियां जम जाएंगी। हमारे पास खाने का भंडार कम है। हमें मांस चाहिए, हमें गर्म खाने चाहिए, वरना हम बसंत तक जिंदा नहीं रहेंगे। सेना खड़ी हुई। मैं शिकार दल की अगुवाई करूंगी। फिर उसने सिर हिलाया। सेना समूह की तरफ मुड़ी। वेल, केस, निक्स, ड्रा, रिया। तभी काओ खड़ा हो गया। मैं भी चलूंगा। सेना ने उसकी तरफ देखा। तुमने कभी शिकार नहीं किया? लेकिन मुझे जाल बनाना आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, बस मेरे पास रहना, हमेशा। वे सुबह होते ही निकल पड़े। उनके पास बंदूकें थीं। उत्तरी जंगल घना और शांत था। पत्ते लाल और सुनहरे हो चुके थे। हवा में मिट्टी और सड़न की गंध थी। सबसे पहले केस को निशान मिले। हिरण, एक झुंड, शायद 20, कल रात यहां से गुजरे हैं। कितनी दूर? सेना ने पूछा। आधा दिन। तो हमें तेजी से चलना होगा। काओ सेना के साथ चलते हुए जमीन देख रहा था। हवा हमारे खिलाफ है, उसने कहा। क्या?
हवा हमारी तरफ से हिरणों की तरफ जा रही है, उन्हें हमारी गंध आ जाएगी। केस रुकी और हवा सूंघी। ये सही कह रहा है। सेना ने भौहें सिकोड़ ली। तो हम घूम कर जाएंगे, हवा की नीचे वाली तरफ से जाएंगे और धीरे चलेंगे, कीटो ने कहा। कोई बात नहीं करेगा, कोई तेज कदम नहीं। वेल ने धीमी आवाज में कहा। अब तुम आदेश देने लगी हो? सुझाव दे रहा हूं। आदेश जैसे लग रहे हैं। कीटो ने कंधे उचकाए। अगर तुम समझदार हो तो दोनों एक ही बात है। वेल की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने बहस नहीं की। उन्हें झुंड एक खुली जगह में मिला जहां पास में नदी बह रही थी। दर्जनों हिरण आराम से घास खा रहे थे। बहुत सारी आंखें हैं, सेना ने फुसफुसाया। अगर हम दौड़े तो ये सब भाग जाएंगे। कीटो ने आसपास का इलाका देखा। 3 तरफ घनी झाड़ियां थीं और चौथी तरफ नदी। हिरण 2 बड़े पत्थरों के बीच बने एक पतले रास्ते से अंदर आ रहे थे। हम इनका पीछा नहीं करेंगे, उसने कहा। हम इन्हें खुद अपना पीछा करने पर मजबूर करेंगे। सेना ने उसकी तरफ देखा। मतलब कोरल ट्रैप। हम शाखाओं और रस्सियों से एक बड़ा रास्ता बनाएंगे जो इन्हें एक बंद घेरे में ले जाएगा। फिर हम इन्हें अंदर हाँक देंगे। एक बार अंदर आ गए तो जितने चाहे मार सकते हैं, ना भागना ना बिखरना। व्हील ने भौं उठाई। तुम ये बना सकते हो? कोशिश कर सकता हूं। काइदो ने तेजी से काम शुरू किया। रिया, निक्स और केस उसकी मदद कर रहे थे। पहले उसने वो रास्ता पहचाना जिससे हिरण अंदर आते थे। 2 पत्थरों के बीच एक पतला रास्ता जहां मुश्किल से 2 हिरण साथ चल सकते थे। यही हमारा बॉटलनेक है, यही फनल बनेगा। उसने उन्हें दिखाया कि शाखाओं को बुनकर लंबे और लचीले बाड़ कैसे बनाते हैं। यहां चौड़ा, यहां पतला। हिरणों को तब तक पता नहीं चलेगा कि वे फंस रहे हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। रिया के तेज हाथ शाखाएं बुन रही थी। निक्स गांठें बांध रही थी। कीस छोटी पेड़ काट रही थी। कीटू सबको दिशा दे रहा था। फनल के पतले हिस्से में काऊ ने कॉरल बनाया। शाखाओं से बना गोल घेरा जिसमें सिर्फ एक दरवाजा था जिसे बंद किया जा सकता था। हिरन यहां अंदर आएंगे और जब वे अंदर होंगे तो हम ये दरवाजा गिरा देंगे। उसने उन्हें रस्सी और पुली का आसान सिस्टम दिखाया। दरवाजे के ऊपर लटका एक भारी लकड़ी का लट्ठा जो रस्सी से टिका हुआ था। रस्सी खींचो, लकड़ी गिरेगी, रास्ता बंद। रिया उस तंत्र को देखते हुए बोली, ये बहुत चालाक है। ये इंजीनियरिंग है। दोनों एक ही बात है। कीटो के पास नमक नहीं था, लेकिन उससे बेहतर चीज थी, सेब। गांव में एक छोटा जंगली सेब का पेड़ था। उसके फल छोटे और खट्टे थे, लेकिन हिरन उन्हें बहुत पसंद करते थे। उसने एक टोकरी भरकर सेब इकट्ठा किए और उन्हें कुराल के अंदर और फनल के रास्ते में बिखेर दिया। वे खुशबू का पीछा करेंगे, एक एक सेब खाते हुए, और धीरे धीरे अंदर चले जाएंगे। और फिर? सीना ने पूछा। फिर हम दरवाजा बंद करेंगे और आराम से काम खत्म करेंगे। शिकारी खुली जगह के आसपास फैल गए। सीना, वेल, कीस, निक्स, रिया और डीरा अपनी बंदूक के साथ। कायू कुराल के दरवाजे के पास खड़ा था। रस्सी उसके हाथ में थी। वे इंतजार करने लगी। शाम होती ही हिरण वापस लौट आई। सेबों की खुशबू उन्हें खींच लाई थी। उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। एक सेब, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला हिरण फनल में घुसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कीटो ने सांस रोक ली। हिरण धीरे धीरे और सावधानी से चल रहे थे, लेकिन सेब बहुत लुभावने थे। वे रास्ते का पीछा करते हुए कोराल के अंदर चले गए। 6, फिर 8, फिर 10। अब सेना ने फुसफुसाया। शिकारी अपनी जगहों से निकल पड़े, चिल्लाते हुए, हथियार हिलाते हुए, बाकी हिरणों को फनल की तरफ भगाते हुए। हिरण डर गए और सीधे कोराल के अंदर भागे। कायू ने रस्सी खींच दी। भारी लकड़ी का दरवाजा जोर की आवाज के साथ गिरा और रास्ता बंद हो गया। हिरण फंस चुके थे। कोराल छोटा था, भागने की कोई जगह नहीं थी। वे बुनी हुई दीवारों से चिपक गए। उनकी आंखों में डर था और उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। सीना ने बंदूक उठाई। उतना ही मारो जितनी जरूरत है, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। एक एक करके उन्होंने गोली चलाई। फ्लैक। एक हिरनी गिर गई। फ्लैक। एक जवान नर हिरण। फ्लैक, फ्लैक, फ्लैक। कुछ ही मिनटों में 8 हिरण जमीन पर पड़ी थी। कायू ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि इस अजीब एहसास से। ये उसने शुरू किया। कारगर है। वेल ने बात पूरी की। क्रूर, निक्स ने जोड़ा। जरूरी, सेना ने कहा। उसने हिरणों की तरफ देखा, फिर कीटो की तरफ। ये तुमने किया, हमने किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा शिकार। उन्होंने वहीं हिरणों को काटना शुरू किया। पेट साफ करना, हाल उतारना, टुकड़े करना। मांस को गठरों में बांधा गया। खालें रोल करके बांधी गईं। सींग और हड्डियां औजार बनाने के लिए बचाई गईं। 8 हिरन। गांव ने वर्षों में इतना मांस नहीं देखा था। निक्स कायो के पास बैठी थी जब वो काम कर रहा था। उसके हाथ खून से भरे थे और बाल बिखरे हुए। तुम हमेशा चौंका देते हो, उसने कहा।
मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं। एक ही बात है। उसने उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे फ्लर्ट तो नहीं करोगी जब मैं हिरण के अंदर तक हाथ डाले बैठा हूं? वो मुस्कुराई। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे साफ होने तक इंतजार करूं? मैं चाहूंगा कि तुम कभी बंद मत करो। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर वो जोर से हंस पड़ी। सावधान, उसने कहा। मैं इसे सच मान सकती हूं। शायद मैं चाहता भी यही हूं। वो झुककर उसके गाल पर किस कर गई, उसके चेहरे पर खून का निशान छोड़ते हुए। अब तुम चिन्हित हो चुकी हो, उसने कहा। मेरे सेना दूसरी तरफ से ये सब देख रही थी, हाथ बांधे हुए, लेकिन वो गुस्से में नहीं थी, वो मुस्कुरा रही थी। जब मांस काटने का काम चल रहा था, रिया काइयो के पास आई। शिकार के दौरान वो चुप थी, ध्यान से काम कर रही थी, लेकिन अब हाथों पर खून और चेहरे पर पसीने के साथ वो मुस्कुरा रही थी। तुम इसमें अच्छे हो, उसने कहा। हिरण मारने में, सोचने में, योजना बनाने में। वो थोड़ा और करीब आई, चीजों को कामयाब बनाने में। कायदो ने नजरें हिरणों पर ही रखीं। मैं बस अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूं। ये ज्यादातर लोगों से ज्यादा है। उसका हाथ हल्के से उसके बाजू से छू गया। मुझे सोचने वाले आदमी पसंद हैं। सेना दूसरी तरफ से देख रही थी। वेल भी देख रही थी। उसकी बैंगनी चोटी हवा में हिल रही थी। चेहरा समझना मुश्किल था। कायदो ने गला साफ किया। हमें मांस काटने पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक साथ दो चीजों पर ध्यान दे सकती हूं, रिया ने कहा। उसकी एम्बर रंग की आंखें चमक रही थीं। ये सुनकर निक्स हंस पड़ी। गलत तो नहीं कह रही। वेल ने अपने आप में कुछ बड़बड़ाया। सेना ने बस सिर हिला दिया, लेकिन वो लगभग मुस्कुरा रही थी। मांस काटने में घंटों लग गए। जब तक वे खत्म हुए, सूरज नीचे झुक चुका था और जंगल नारंगी और सुनहरे रंग में रंग गया था। 8 हिरण पूरी तरह तैयार थे, गठरों में बांधे हुए। हर गठरी एक इंसान जितनी भारी थी। हमें नदी पार करनी होगी, सेना ने कहा। वापस जाने का रास्ता दूसरी तरफ है। हाल की बारिश की वजह से नदी उफान पर थी। पानी तेज और बर्फ जैसा ठंडा था। मैं पहले जाऊंगी, वेल ने कहा। गहराई जांचती हूं। वो पानी में उतरी। पानी उसके घुटनों तक आया, फिर जांघों तक, फिर कमर तक। गहरा है, लेकिन पार किया जा सकता है। एक एक करके सबने नदी पार की। काऊ सबसे आखिर में गया, सबसे भारी गठरी उठाए हुए। पानी बेहद ठंडा था और बहाव उसके पैरों को खींच रहा था। आधे रास्ते में उसका पैर काई लगे पत्थर पर फिसल गया। वो गिर पड़ा। गठरी पानी में जा गिरी। बहाव उसे नीचे की तरफ खींचने लगा। तभी केस वहां पहुंच गई। वो उसके पास ऐसे आई जैसे अचानक प्रकट हुई हो। उसके सफेद बाल भीग चुके थे और फीकी आंखें तेज लग रही थीं। उसने एक हाथ से उसका बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से गठरी। छोड़ना मत, उसने कहा। मैं नहीं छोड़ रहा। मुझे? तुम्हें नहीं छोड़ रहा। वे दोनों साथ में दूसरी तरफ पहुंचे, पूरी तरह भीगे हुए, तेज सांस लेते हुए। गठरी बच गई थी। काऊ भी बच गया था। उसने केस की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी पत्थर जैसा था, लेकिन उसका हाथ अब भी उसकी बाह पकड़े हुए था। धन्यवाद, उसने कहा। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुड़ी और चल दी। लेकिन उसने उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक वे कैंप तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने 3 बड़े पत्थरों के बीच बनी जगह में कैंप लगाया। काऊ ने आग जलाई। आग की लपटों ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। औरतें उसके चारों तरफ बैठ गईं, डंडियों पर हिरन का मांस भूनते हुए। निक्स ने चुप्पी तोड़ी। हमें एक कहानी सुनाओ कायो, तुम्हारी दुनिया की। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बोलना शुरू किया। मेरी दुनिया में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक आदमी चांद पर चला था। ड्रा ने ऊपर देखा। वो चांद? हाँ, 2 आदमी एक धातु के पक्षी में उड़कर वहां गए थे, जिसे रॉकेट कहते हैं। उन्हें 3 दिन लगे। औरतें उसे घूरने लगी। ये नामुमकिन है, वेल ने कहा। मुझे पता है ऐसा लगता है, लेकिन ये सच में हुआ था। रिया हंस पड़ी। तुम या तो बहुत बड़ी जीनियस हो या पागल। क्या मैं दोनों नहीं हो सकता? औरतें हंस पड़ी, यहां तक कि केस के होंठ भी हल्के से हिले। कहानियां चलती रहीं। सेना ने अपने पहले शिकार की कहानी सुनाई। वेल ने अपनी बैंगनी बालों के बारे में बताया। डोरा ने अपने पति की कहानी सुनाई, जिसने मछली इतनी बुरी तरह जला दी थी कि उन्हें सिर्फ बेर खाकर गुजारा करना पड़ा। वो कहता था, ये जली नहीं है, स्मोक्ड है। औरतें जोर जोर से हंस पड़ी। काऊ ने आग की चारों तरफ देखा। सेना की गर्म आंखें, वेल की मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान, निक्स के बिखरे बाल, रिया की चमकती नजरें, डोरा की तेज हंसी और केस का फीका चेहरा जो आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसे शांति मिल गई हो। केस ने नदी में कायो की जान बचाई थी। अब सब लोग आग के पास बैठकर कहानियां सुना रहे थे। एक खुश पल। उसके बाद धीरे धीरे औरतें एक एक करके सोने चली गईं। जब कैंप शांत हो गया, काओ उठा
और केस के ठिकाने की तरफ चला गया। कैंप के किनारे 2 बड़े पत्थरों के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा आसरा। वो जाग रही थी। वो हमेशा जागती रहती थी। केस, उसने कहा, क्या? मैं आज के लिए तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता था, मेरी जान बचाने के लिए। उसने जवाब नहीं दिया। वो उसके पास जाकर बैठ गया, इतना करीब कि उनके कंधे लगभग छू रहे थे। तुम्हें मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। तुम मुझे बहने दे सकती थी। फिर क्यों नहीं जाने दिया? केस काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता। ये सच नहीं है। वो उसकी तरफ मुड़ी। उसकी फीकी आंखें समझना मुश्किल थीं। शायद मैं लोगों को मरते हुए देखकर थक चुकी हूं। तो मत देखो, कुछ करो। मैंने किया। मैंने तुम्हें बचाया। अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। वो तन गई। क्या? उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ नहीं हटाया। मुझे यहीं रहने दो, उसने कहा, बस आज रात। केस उनकी जुड़ी हुई उंगलियों को देखती रही। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थीं। मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, उसने कहा। क्या? किसी को अपने करीब आने देना। तो इसके बारे में मत सोचो, बस मेरे साथ रहो। वो उसे देखती रही। उसकी आंखें चमक रही थीं, हालांकि वो कभी ये मानती नहीं। काइतो, उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। पहले वो तन गई, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। बस आज रात, उसने फिर कहा। केस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने खुद को उससे अलग भी नहीं किया। वे दोनों उस छोटे आसरे में एक ही कंबल के अंदर साथ लेटे रहे। वो कोई जुनूनी पल नहीं था, ना ही बेचैनी भरा। वो शांत था, नरम था। शुरुआत में केस का शरीर ठंडा था। रात की हवा से उसकी त्वचा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी गर्माहट में पिघलने लगी। उसका शरीर नरम हुआ, सांसें शांत। उसने उसके माथे को चूमा। उसने आंखें बंद कर लीं। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मुझे पता है, मैं खुद को तुम्हारे अंदर खोना नहीं चाहती। उसने उसके सफेद बालों पर हाथ फेरा। तुम नहीं खोओगी। तुम अब भी केस हो, अब भी शिकारी, अब भी पहरेदार। ये तुम्हें मिटाता नहीं, बस तुम्हारे अंदर कुछ और जोड़ देता है। वो काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, यहीं रहो, मैं कहीं नहीं जा रहा। वे उसी तरह सो गए, एक दूसरे में उलझे हुए। उसका सिर उसके सीने पर, उसका हाथ उसकी कमर के आसपास। आग की रोशनी धीमी हो रही थी। जंगल अंधेरा था। और कई सालों में पहली बार केस बिना किसी खोने के सपने देखे सोई। वे गांव वापस लौटे, मांस और खालों से लदे हुए। औरतें खुशी से चिल्ला उठीं। ड्रा ने तुरंत मांस काटने का काम संभाल लिया। खालों को फैलाकर साफ किया गया ताकि उनसे गर्म कपड़े बनाए जा सकें। लेकिन किटो आराम नहीं कर पाया। वो गांव में घूमता रहा, झोपड़ियों को नई नजरों से देखते हुए। दीवारें पतली थीं, छतों से धुआं अंदर भर जाता था। ठंड हर दरार से अंदर आ जाती थी। ये झोपड़ियां कड़ी सर्दी नहीं झेल पाएंगी, उसने सेना से कहा। उसने भौहें सिकोड़ लीं। पहले भी तो झेल चुकी हैं, बस किसी तरह। पिछले साल कितने लोग ठंड से मरे थे? सेना चुप हो गई। 3, पीछे से वेल ने कहा। 3 औरतें, 2 बच्चे। काइदो ने सिर हिलाया। हमें इसे ठीक करना होगा। तुम्हें पता है कैसे? मुझे कोशिश करना आता है। अगली सुबह काइतो ने रीना, मारा और लीना को इकट्ठा किया। नया काम, उसने कहा। हम झोपड़ियां दोबारा बनाएंगे। रीना ने भौं उठाई। सारी? एक एक करके। पहले बुजुर्गों की झोपड़ी, फिर बच्चों की, फिर बाकी। मारा ने हाथ बांध लिए। ये बहुत काम है। हमारे पास बहुत सारी औरतें हैं और सर्दी आ रही है। लीना मुस्कुराई। मैं हमेशा कुछ बनाना चाहती थी। पहला बदलाव दीवारों में हुआ। काइतो ने उन्हें दिखाया कि शाखाओं को बुनकर मजबूत और लचीला ढांचा कैसे बनाते हैं, बिल्कुल टोकरी जैसा। फिर उस ढांचे को मिट्टी, भूसे और सूखी घास के मिश्रण से भर दिया गया। धूप में मिट्टी सख्त हो गई और दीवार मोटी, मजबूत और गर्म बन गई। ये पक्षी के घोंसले जैसा है, लीना ने कहा। ये गर्म पक्षी का घोंसला है, किटो ने जवाब दिया। दूसरा सुधार धुएं में था। पहले झोपड़ियों में सिर्फ छत पर एक धुएं का छेद होता था। ज्यादातर गर्मी धुएं के साथ बाहर निकल जाती थी। किटो ने एक आसान रास्ता बनाया। मिट्टी और पत्थर की सुरंग जो आग से निकलकर दीवार तक जाती थी, फिर ऊपर और बाहर। धुआं बाहर निकल जाता था, लेकिन गर्मी अंदर रहती थी। आग इस सुरंग को गर्म करती है, उसने समझाया। सुरंग दीवार को गर्म करती है, दीवार झोपड़ी को गर्म करती है।
रीना उस डिजाइन को घूरती रह गई। ये कमाल है, इसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। निर्माण में 2 हफ्ते लगे। हर सक्षम औरत ने काम किया। कुछ नदी किनारे से मिट्टी ला रही थीं, कुछ जंगल से शाखाएं काट रही थीं, कुछ भूसा और घास मिला रही थीं, कुछ दीवारें भर रही थीं, कुछ धुएं वाली सुरंगें बना रही थीं। रीना शाखाएं बुनने का काम संभाल रही थीं, मारा मिट्टी मिलाने का काम देख रही थीं, लीना सुरंग बनाने का काम देख रही थीं, और किटो सब कुछ संभाल रहा था, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी तक घूमते हुए, नाप जांचते हुए और गलतियां ठीक करते हुए। निक्स उसके लिए पानी लाई, रिया उसके लिए खाना लाई, और सेना उसे तब किस देती थी जब कोई देख नहीं रहा होता था। यहां तक कि वेल भी मदद कर रही थी, हालांकि वो पूरे समय शिकायत करती रही। मैं एक योद्धा हूं, उसने कहा। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। मैं लोगों को मारती हूं, मैं घर नहीं बनाती। योद्धा घर भी बनाते हैं, काओ ने कहा। इसी तरह वे सर्दी से बचते हैं। वेल बड़बड़ाई, लेकिन काम करती रही। सबसे पहले बुजुर्गों की झोपड़ी पूरी हुई। दीवारें पहले से 2 गुनी मोटी थीं। धुएं वाली सुरंग आग की गर्मी को दीवारों के अंदर से घुमाकर पूरे कमरे को गर्म कर रही थी। बच्चों वाली झोपड़ी से जुड़ी दीवार अभी बन रही थी, लेकिन उसका असर पहले ही महसूस हो रहा था। एल्डरवीन झोपड़ी के बीच में खड़ी थी। उसकी बूढ़ी आंखें बड़ी हो गई थीं। यहां गर्मी है, उसने कहा। होनी भी चाहिए, किटो ने जवाब दिया। ये गर्म है। वो अपने स्टूल पर बैठ गई, फर में लिपटी हुई, और कई सालों में पहली बार वो कांपी नहीं। औरतें खुशी से चिल्ला उठीं। उस रात उन्होंने जश्न मनाया। कोई बड़ी दावत नहीं, वे उसका खर्च नहीं उठा सकते थे। बस बीच वाली आग के आसपास छोटा सा जमावड़ा। औरतें एक दूसरे को गले लगा रही थीं, लेकिन इस बार सब गर्म थे। काओ आग के पास बैठा था, हाथ में अनाज से बनी शराब का कप लिए। सेना उसके एक तरफ बैठी थी, उसका सिर उसके कंधे पर था। दूसरी तरफ वेल बैठी थी, उसका हाथ उसकी कमर के आसपास था। निक्स आग के सामने बैठी थी, उसके लाल बाल चमक रहे थे और हरी आंखें दमक रही थीं। रिया निक्स के पास बैठी थी, उसकी एम्बर रंग की आंखें काओ को देख रही थीं, और केस आग की रोशनी के किनारे बैठी थी, उसकी फीकी आंखें नरम लग रही थीं। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए सब खुश थे। उसी रात बाद में, जब पूरा गांव सो चुका था, कायो अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था। उसका शरीर दर्द कर रहा था, दिमाग तेजी से चल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, उसने कहा। रीना, मारा और लीना अंदर आईं। वे एक लाइन में खड़ी थीं, उनके चेहरे गंभीर थे। रीना, जिसके 30 हाथ सामने जुड़े हुए थे। मारा सबसे मजबूत थी, उसके हाथ बंधे हुए थे और काली आंखें शांत थीं। लीना सबसे छोटी थी, उसकी आंखों में घबराहट भरी चमक थी। कायदो ने उन्हें देखा। क्या कुछ गलत है? सबसे पहले रीना बोली। हम महीनों से तुम्हारे लिए काम कर रही हैं, चीजें बना रही हैं। तुम गांव के लिए काम कर रहे हो। हमने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। काओ का पेट कस गया। तुम लोग क्या चाहती हो? मारा ने अपने हाथ खोले। हम कुछ चाहती हैं? साफ साफ। मारा ने उसकी तरफ देखा। लीना शर्मा गई। हम तुम्हारे शरीर का स्वाद चखना चाहती हैं। काओ खांस पड़ा। क्या? तुमने सही सुना, रीना ने कहा। हम तुम्हें देखती रही हैं। वो थोड़ा और करीब आई। तुम एक आदमी हो और हम जानना चाहती हैं कि वो कैसा महसूस होता है। काओ ने तीनों को देखा। रीना के चालाक हाथ, मारा की मजबूत बाहें, लीना की चमकती आंखें। ये पागलपन है, उसने कहा। शायद, मारा ने माना। हमें फर्क नहीं पड़ता, लीना ने कहा। रीना ने हाथ बढ़ाकर उसकी छाती को छुआ। बस एक रात, हम सिर्फ इतना चाहती हैं। एक रात, उसने दोहराया। तीनों औरतें मुस्कुरा दी। दिए की रोशनी धीमी हो रही थी। झोपड़ी गर्म थी। जब सब खत्म हुआ, वे सब एक दूसरे में उलझे हुए लेटे थे। वो, रीना ने कहना शुरू किया। उसने सिर उठाया। वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी। मारा बड़बड़ाई। दूसरी सबसे अच्छी। पहली सबसे अच्छी तब थी जब हमने पहली बंदूक बनाई थी। तुम अजीब हो, लीना ने कहा। तुम भी अजीब हो, मारा ने जवाब दिया। वे हंस पड़ी। कायो ने आंखें बंद कर ली। कायो की आंख सुबह धूप और दर्द के साथ खुली। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द कर रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा। रीना पहले से तैयार थी, दरवाजे के पास खड़ी, चेहरे पर मुस्कान लिए। सुप्रभात, उसने कहा। मैं हिल नहीं पा रहा। मुझे पता है। उसने उसकी तरफ फ्लैट ब्रेड का एक टुकड़ा फेंका। खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी। किस लिए? उसने आंख मारी। अगली बार के लिए। वो हंसते हुए बाहर चली गई। मारा उसके पीछे गई। उसकी काली आंखों में मजाक था। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा देर टिके। ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मेरा इरादा अच्छा लगवाने का नहीं था।
सबसे आखिर में लीना गई। वो उसके पास घुटनों के बल बैठी और उसके गाल पर किस किया। धन्यवाद, उसने कहा, हर चीज के लिए। फिर वो भी चली गई। कायो अपनी सोने वाली जगह पर लेटा छत को देखता रहा। 3 बनाम 1, उसने सोचा। मैं हार गया। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। बाद में सेना उसे मिली और वो अब भी हिल नहीं पा रहा था। तुम बहुत बुरे लग रहे हो। मैं बहुत बुरा महसूस भी कर रहा हूं। वो उसके पास बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रीना ने बताया, एक साथ 3 औरतें? मैंने प्लान नहीं किया था। उसने उसके गाल को छुआ, फिर उसके माथे को चूमा। तुम हमारे हो, हम सबके। इसका मतलब है कि हमें बांटना होगा। उसने आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तभी वेल दरवाजे पर दिखाई दी। सुना है बहुत मजे किए? मैं हिल भी नहीं पा रहा। अच्छा है। वो उसकी दूसरी तरफ बैठ गई। शायद इससे तुम्हें कुछ सीख मिले। क्या सीख? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो तुम्हें चाहती हैं। किटो ने दोनों औरतों की तरफ देखा। सीना ने उसके गाल पर किस किया। तुम रुके रही। वेल ने उसका हाथ दबाया। तुमने लड़ाई लड़ी। किटो पीछे टिक गया, थका हुआ लेकिन खुश। बाहर सूरज ऊपर चढ़ रहा था और गांव में कहीं केस अपनी खिड़की से देख रही थी। उसकी फीकी आंखें नरम थीं। सुबह ठंडी और धुंधली थी। हवा में पहले से ही पाले का एहसास था। काओ रीना के साथ नई बंदूक की नली जांच रहा था। तभी पहरे वाली मीनार से आवाज आई, पूर्व से सवार आ रहे हैं। उसने अपना क्रॉसबो उठाया और गेट की तरफ दौड़ा। सेना पहले से वहां थी। वेल उसके पास खड़ी थी। केस दूर तक नजर दौड़ा रही थी। कितने? सेना चिल्लाई। 2 औरतें और 3 बच्चे, कोई हथियार नहीं। गेट खोलो, सेना ने कहा। दोनों औरतें मुश्किल से खड़ी थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखें थकान से खाली लग रही थीं। एक के हाथ पर गहरा कट्ठा, दूसरी लंगड़ा रही थी। उसके टखने सूजे हुए थे। उनके पीछे 3 लड़के, शायद 10 साल के, औरतों के पैरों से चिपके हुए थे। सेना आगे बढ़ी। तुम यहां सुरक्षित हो। तुम कौन हो? बड़ी औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा नाम मीरा है। ये मेरी बेटी टेसा है। हमारा गांव खत्म हो गया। उन्होंने सबको मार डाला। किसने? हॉलो ट्राइब ने। वे सुबह आए, हमें कोई चेतावनी नहीं मिली। उन्होंने बस सबका कत्ल कर दिया। बाद में बुजुर्गों की झोपड़ी में मीरा ने पूरी कहानी सुनाई। हमारा गांव छोटा था। हॉलो ट्राइब 3 दिन पहले आई थी। उन्हें हमारा खाना या खाली नहीं चाहिए थी। उन्हें हमारे आदमी चाहिए थे। वो रुकी। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन हमारे गांव में अब कोई आदमी नहीं बचा था, सिर्फ लड़के थे। इसलिए उन्होंने सबको मार डाला। टेसा बोली। उसकी आवाज टूटी हुई थी। वे लड़कों को जिंदा छोड़ देते हैं। हमेशा लड़कों को जिंदा छोड़ते हैं। किटो ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? टेसा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि वे उन्हें अपने किले में ले जाती हैं, अपनी मां के पास, हॉलो मदर के पास। टेसा ने सिर हिलाया। वो लड़कों को ले जाती हैं और जब वे वापस आते हैं तो वे लड़की नहीं रहती, वे खाली हो जाती हैं। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। काओ को हॉलो योद्धा याद आए। उनकी खाली आंखें, मशीन जैसे हाव भाव। वे कभी किसी के बेटे रहे होंगे जिन्हें बचपन में उठाकर राक्षस बना दिया गया। वैल का जबड़ा कस गया। वे ये सालों से कर रहे हैं। कीटो खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं। हम बस बैठकर उनके अगले हमले का इंतजार नहीं कर सकते। हमें उन पर हमला करना होगा। हमें उन्हें खत्म करना होगा। वेन ने सिर हिलाया। जब तक हॉलो मदर जिंदा है वो बच्चों और आदमियों को चुराती रहेगी। वेल खड़ी हुई। तो हमें और हथियार चाहिए, और बंदूकें। पीटो ने सिर हिलाया। और बंदूक बनाने वाली जगह के लिए ज्यादा लोहा। कीटो ने रीना, मारा, लीना और रिया को इकट्ठा किया। हमारे पास कितना लोहा बचा है? मारा ने जांचा। बस इतना कि शायद 5 और बंदूक की नलियां बन जाए, फिर कुछ नहीं। 5 काफी नहीं है, हमें 30 चाहिए। रीना ने भौहें सिकोड़ ली। इतना लोहा कहां से मिलेगा? कायो कई दिनों से इस बारे में सोच रहा था। उसे एक डॉक्यूमेंट्री की बात याद आई, वाइकिंग्स और दलदलों के बारे में। हम एक बॉग ढूंढेंगे। रिया ने भौं उठाई। दलदल? बॉग आयरन, दलदल में बनने वाला लोहे का अयस्क। वाइकिंग्स इसका इस्तेमाल करते थे। तुम दलदल से लोहा निकालना चाहती हो? हाँ, मैं दलदल से लोहा निकालना चाहता हूं। रिया उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम पागल हो शायद, लेकिन ये काम कर सकता है। अगली सुबह वे निकल पड़ी। काऊ, रिया, निक्स और केस। गांव के दक्षिण में दलदली इलाके थे जहां हवा में सड़न की बदबू थी। निक्स ने पूछा। कायो पानी भरे एक छोटे गड्ढे के पास घुटनों के बल बैठ गया।
पानी की सतह पर तेल जैसी पतली परत चमक रही थी। वो रहा, बॉग आयन। निक्स ने आंखें सिकोड़कर देखा। ये तो बस गंदा पानी है। लोहे खाने वाले बैक्टीरिया ये परत वही छोड़ते हैं। ये तेल नहीं है, ये बैक्टीरिया द्वारा पानी से लोहा निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा है। केस उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। तो लोहा कैसे ढूंढेंगे? जमीन में छेद करो, जब कुछ सख्त लगे तो खोदो। केस ने अपना चाकू निकाला और कीचड़ में घुसा दिया। वे पूरी सुबह काम करते रहे, मिट्टी काटते हुए, काली जमीन से लोहे की गांठें निकालते हुए। कुछ मटर जितनी छोटी थीं, कुछ अंडे जितनी बड़ी, लेकिन वे हर जगह थीं। कुछ ही घंटों में उन्होंने 2 टोकरियां भर दी। रिया ने एक गांठ उठाई। ये सच में अयस्क है? बॉग आयन, लगभग 50% लोहा। हम इसे गलाएंगे। गांव लौटकर किटो ने ब्लूमरी फर्नेस बनाया। उसने जमीन में छोटा गड्ढा खोदा, उसे मिट्टी से ढका और ऊपर मिट्टी की चिमनी बनाई। अयस्क यहां जाएगा, कोयले के साथ। आग इतनी गर्म होगी कि लोहा अलग हो जाएगा। रीना उसे ध्यान से देख रही थी। कितनी गर्म? 1200 डिग्री। मारा ने सीटी बजाई। बहुत गर्म। हमें बेलोस चाहिए, बड़े वाले। लीना के दिमाग में आइडिया आया। उसने 2 हिरण की खालों को जोड़कर एक बड़ा बैग बनाया और एक तरफ मिट्टी की पाइप लगा दी। जब बैग खोलोगे तो इसमें हवा भरेगी, जब बंद करोगे तो हवा बाहर निकलेगी। किटो ने उसे जांचा। ये काम कर रहा है। लीना मुस्कुराई, एक छोटी और शर्मीली मुस्कान। उन्होंने सुबह होते ही फर्नेस चलाया। रीना कोयला डाल रही थी, मारा लोहे की गांठें डाल रही थी। लीना बेलोस चला रही थी। आग गरज रही थी, पहले नारंगी, फिर पीली, फिर सफेद गर्म। वे घंटों काम करते रहे। उनके चेहरों से पसीना बह रहा था। फिर कायू चिल्लाया, रुको। उसने फर्नेस से ब्लूम निकाला, लोहे और स्लैग का चमकता हुआ स्पंजी ढेर। ये काम कर गया, रिया ने कहा। तुमने सच में कर दिखाया। हमने किया। रिया ने ब्लूम को बार बार हथौड़े से पीटना शुरू किया ताकि स्लैग बाहर निकल जाए। वो ब्लूम को गर्म करती, फिर पत्थर के हथौड़े से मारती, लोहे को मोड़कर फिर से पीटती। हर बार मोड़ने से लोहा और मजबूत होता है, स्लैग बाहर निकलता जाता है। कितनी बार मोड़ना होगा? लीना ने पूछा। 100 बार, शायद उससे भी ज्यादा। उसमें तो हफ्ते लग जाएंगे। हमारे पास हफ्ते हैं। 1 महीने के अंदर उनके पास 30 नई बंदूकें थीं। अब हर औरत जो लड़ सकती थी उसके पास एक बंदूक थी। लेकिन कायदो संतुष्ट नहीं था। बंदूकें अच्छी हैं, काओ ने युद्ध सभा में कहा, लेकिन एक गोली चलाओ, फिर 30 सेकंड तक रीलोड करो। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो एक साथ कई दुश्मनों को मार सके। उसने मिट्टी का छोटा घड़ा उठाया। ग्रेनेड। इसे गन पाउडर से भरो, फ्यूज लगाओ, आग लगाओ, फिर फेंको। वेल ने उसे उठाया। ये छोटी चीज मार सकती है। मिट्टी टूटकर टुकड़ों में बिखर जाएगी। हर टुकड़ा ब्लेड जैसा होगा। कुछ फीट के अंदर जो भी होगा मर जाएगा। ये खतरनाक है। अगर ज्यादा देर पकड़कर रखा तो ये तुम्हें भी मार देगा। निक्स मुस्कुराई। मुझे पसंद आया। किटो इससे भी ज्यादा दूरी वाला हथियार चाहता था। मॉर्टर, एक नली जो एक्सप्लोसिव शेल को ऊंचे आर्क में फेंकी। शेल दुश्मन की दीवारों के पीछे जाकर गिरेगा। रीना ने भौहें सिकोड़ लीं। बंदूक जैसा? बंदूक जैसा, लेकिन शेल टकराते ही फटेगा। रिया डिजाइन को देख रही थी। इसके लिए बहुत ज्यादा लोहा लगेगा। हमारे पास बहुत लोहा है, तो चलो इसे बनाते हैं। मोटर उनकी अब तक की बनाई हर चीज से अलग था। उसकी नली छोटी थी, मुश्किल से 3 फीट लंबी, लेकिन बहुत मोटी और लोहे की पट्टियों से मजबूत की गई थी। नीचे का बेस प्लेट भारी लोहे का चौकोर हिस्सा था, जो फायर होने के झटके को संभालने के लिए बनाया गया था। बाइपॉड की मदद से नली का एंगल बदला जा सकता था। जितना ज्यादा एंगल होगा, किटो ने समझाया, उतना छोटा एंगल होगा, शेल उतनी दूर जाएगा, लेकिन कभी सीधा नहीं। मोटर सीधा नहीं मारता। रीना ने बाइपॉड पर उंगलियां फिराईं। इसे निशाना कैसे बनाते हो? एंगल बदलकर और पाउडर बदलकर। ज्यादा पाउडर मतलब ज्यादा दूरी, कम पाउडर मतलब कम दूरी। लेकिन असली चीज एंगल है, वही शेल को ऊपर से नीचे गिराता है। मारा ने सिर हिलाया। ये बहुत मुश्किल है। इसे आर्टिलरी कहते हैं। उन्होंने गांव के किनारे मोटर लगाया, 100 कदम दूर बने लक्ष्य की दीवार की तरफ। नली का एंगल 45 डिग्री था। केटो ने शेल डाला, फ्यूज जलाया और पीछे हट गया। बूम! शेल निकला, लेकिन उतना ऊंचा नहीं गया। वो नीचे वाले आर्क में उड़ता हुआ जमीन से टकराया। सन्नाटा, कोई धमाका नहीं। कायदो इंतजार करता रहा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ नहीं। डड! उसने बड़बड़ाया। फ्यूज बुझ गया। रीना ने भौहें सिकोड़ ली। अब क्या करें? मुझे देखना होगा क्या गलत हुआ। वो शेल की तरफ चला। शेल सही दिख रहा था, ना कोई दरार, न धुआं। शायद पाउडर गीला हो गया। वो 10 कदम दूर था, फिर 5, फिर 3। वो नीचे झुका और शेल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया।
बूम! धमाके ने उसे कपड़े की गुड़िया की तरह उछाल दिया। उसकी छाती को ऐसा लगा जैसे किसी घोड़े ने लात मार दी हो। उसके कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। नजर धुंधली हो गई। वो जोर से जमीन पर गिरा, सांस लेने की कोशिश करता हुआ, लेकिन सांस नहीं आ रही थी। उसकी छाती से खून बह रहा था। काओ! सेना वहां पहुंची। फिर वेल, फिर केस। तुम ठीक नहीं हो, वेल चिल्लाई। तुम्हारा खून बह रहा है। केस ने अपनी ट्यूनिक फाड़कर पट्टियां बनाई और उसकी छाती पर दबाई। कुछ ही सेकंड में उसके फीके हाथ लाल हो गए। सोलन को बुलाओ, सीना चिल्लाई। अभी! रिया दौड़ पड़ी। कायदो ने आसमान की तरफ देखा। वो धुंधला और ठंडा था। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। चुप रहो, केस ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अपनी ताकत बचाओ। उसने आंखें बंद कर लीं। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो उसकी आवाज थी। मरने की हिम्मत मत करना। कायदो की आंख एक झोपड़ी में खुली। उसकी छाती पर पट्टियां बंधी थीं। हर सांस लेना मुश्किल था। एक औरत उसके पास बैठी थी, दयालु भूरी आंखें और हाथ जिनसे जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। मैं कहां हूं? हीलर की झोपड़ी में। मेरा नाम सोलन है। तुम 2 दिन से सो रहे थे। 2 दिन? तुम बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा हो। पसलियां टूट गई थीं, छाती जल गई थी। 2nd डिग्री बर्न्स हैं। तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हें आराम चाहिए। हमारे पास आराम का समय नहीं है। उसने उसकी तरफ सीधे देखा। अगर तुम आराम नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर खुद तुम्हें मजबूर करेगा। 7 दिन गुजर गए। कायदो अब खड़ा हो सकता था। उसके पैर कमजोर थे। उसकी छाती दर्द कर रही थी। वो सिर्फ 45 सेकंड तक खड़ा रह पाया। सोलन उसे वापस बिस्तर तक ले गई। तुम बहुत जिद्दी हो। लोग मुझे ये पहले भी कह चुके हैं। ये तारीफ नहीं थी। मुझे पता है। मैं अब जाने के लिए तैयार हूं, कायदो ने कहा। सोलन ने सिर हिलाया। तो फिर तुम अभी तक यहीं क्यों हो? उसने उसकी तरफ देखा। उसकी दयालु भूरी आंखें, उसके नरम हाथ। क्योंकि मैं अभी जाना नहीं चाहता। काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, तो एक रात और रुक जाओ। झोपड़ी गर्म थी। उन्होंने धीरे धीरे प्यार किया, उसकी ठीक हो रही पसलियों का ध्यान रखते हुए। वो बहुत नरम थी। हर स्पर्श संभल कर था। जब सब खत्म हुआ, वो उसके पास लेट गई, सिर उसके कंधे पर। धन्यवाद, उसने कहा। किस लिए? मुझे देखने के लिए। उसने उसके माथे को चूमा। मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद। वो मुस्कुराई। तुम्हारा स्वागत है। कायो वापस वर्कशॉप में लौट आया। तुम्हें अभी भी आराम करना चाहिए, रीना ने कहा। हमारे पास समय नहीं है। दूसरा मोटर ज्यादा मजबूत था। मोटी दीवारें, लंबा फ्यूज। रिया ने सिर हिलाया। तुम लगभग मर चुके थे। मुझे पता है। और फिर भी ये कर रहे हो? हां। उन्होंने दोपहर में मोटर चलाया। शेल ऊंचे आर्क में उड़ा और लक्ष्य की दीवार के पीछे जाकर गिरा। बूम! धमाका कान फाड़ देने वाला था। क्या सच में अभी ये हुआ? निक्स ने फुसफुसाकर कहा। हां, अभी सच में हुआ, कायो ने कहा। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी टूटी हुई पसलियों में दर्द हो रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन निशाना लगातार सही नहीं लग रहा था। पहला शेल दीवार के पीछे गिरा, दूसरा बाईं तरफ गिरा, तीसरा बहुत आगे निकल गया। निशाना एक जैसा नहीं लग रहा, उसने कहा। रीना ने भौहें सिकोड़ ली। हर बार एंगल तो एक ही है। तो फिर एंगल नहीं, शेल्स की समस्या है। उसने हर शेल को तौला। कुछ हल्के थे, कुछ भारी। गन पाउडर, हम सही नाप नहीं ले रहे। रिया ने शेल्स की तरफ देखा। हर शेल में 1 स्कूप डाला जा रहा है, लेकिन स्कूप सही नाप नहीं है। थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम सब बदल देता है। तो इसे ठीक कैसे करें? एक तय माप, ऐसा बर्तन जिसमें हर बार बिल्कुल बराबर मात्रा आए। किट्टो ने मिट्टी का छोटा कप बनाया। इसे गन पाउडर से भरो, ऊपर बराबर करो, फिर शेल में डाल दो। हर शेल में सिर्फ 1 कप, ना ज्यादा ना कम। रीना उसे देखते हुए बोली, ये बहुत आसान है। आसान चीज अच्छी होती है। आसान मतलब हर बार एक जैसा। फ्यूजेस भी अलग अलग गति से जल रहे थे। तेज फ्यूज मतलब जल्दी धमाका। धीमा फ्यूज मतलब शेल पहले जमीन से टकराता और धमाका दब जाता। लीना ने ये काम संभाला। उसने कपड़े को बराबर लंबाई में काटा, उन्हें सॉल्ट पीटर में भिगोया और धूप में सुखाया। फिर हर एक को जांचा। हर बार 3 सेकंड। अच्छा। उन्होंने सुबह फिर मोटर चलाया। पहला शेल बिल्कुल वहीं गिरा जहां उसे गिरना चाहिए था। बूम! बिल्कुल सही। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। काफी बेहतर। निक्स मुस्कुराई। अब हम उन्हें खत्म कर देंगे। अगले 2 हफ्तों तक औरतों ने ट्रेनिंग की। ग्रेनेड ट्रेनिंग। फ्यूज जलाओ, 3 तक गिनो, फेंको, जमीन पर लगते ही फटेगा। निक्स सबसे अच्छी थी। वो 20 कदम दूर से भी ग्रेनेड को सीधे बैरल में डाल सकती थी। मोटर ट्रेनिंग।
दो औरतें उठाने के लिए, एक निशाना लगाने के लिए, एक लोड करने के लिए, एक फायर करने के लिए। शेल्स बिल्कुल सही जा रहे थे। कायों के पास एक और आइडिया था, रोमन शील्ड्स, बड़े मुड़े हुए लोहे के ढाल जो पूरी शरीर को ढक लें। भाले वाली योद्धा इनके पीछे आगे बढ़ेंगी। वेल ने भौं उठाई। लोहा, भारी, भारी चीज तीर रोकती है। भारी चीज भाले रोकती है, भारी चीज ज्यादातर चीजें रोकती है। हर ढाल पतले किए गए लोहे की मुड़ी हुई चादर थी जिसे लकड़ी के मोल्ड पर आकार दिया गया था। रिया फोर्जिंग का काम संभाल रही थी। उसने पूरी जिंदगी धातु के साथ काम किया था। बहुत मोटा होगा तो उठा नहीं पाओगे, बहुत पतला होगा तो टूट जाएगा। वो नाचने वाली की तरह काम कर रही थी, हर चोट बिल्कुल सही। तैयार ढाल बहुत सुंदर लग रहे थे। गहरा ग्रे लोहा, इतना चमकाया गया कि चमकने लगा। हर ढाल के बीच में उभरी हुई रिज थी जो वार को फिसला देती थी। कायो ने एक ढाल उठाया। 20 पाउंड, संतुलित, ये काम करेगा। वेल ने ढाल उठाया। भारी है लेकिन मैं इसके साथ लड़ सकती हूं। अच्छा, तुम शील्ड वॉल की अगुवाई करोगी। 2 लाइनें, पहली लाइन घुटनों पर बैठेगी, ढाल जुड़े रहेंगे, भाले आगे। दूसरी लाइन पीछे खड़ी होगी, उनके ढाल पहली लाइन के कंधों पर रहेंगे, भाले उनके सिर की ऊपर से निकलेंगे। जब आगे बढ़ोगे, साथ बढ़ोगे। ढाल कभी अलग नहीं होंगे, भाले कभी रुकेंगे नहीं। डार उन्हें देख रही थी। वे कछुओं जैसे लग रही हैं, भाले वाले कछुए। तीरंदाजों ने शील्ड वॉल पर तीर चलाए। तीर ढालों से टकराकर वापस उछल गए। भाला चलाने वाली योद्धाएं शील्ड वॉल पर दौड़ी। दीवार नहीं टूटी। वेल ने ढाल नीचे किया। ये काम करता है। काइतो ने सिर हिलाया। अब हमें और बनाने होंगे। वेल उसे घूरती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम कभी संतुष्ट नहीं होते, है ना? एल्डर वैन औरतों के बीच चल रही थी। 30 बंदूकें, मोटर, ग्रेनेड, ढाल। फिर वो काइयो की तरफ मुड़ी, और एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई जादू नहीं, सिर्फ दिमाग। तुम उससे कहीं ज्यादा हो, तुम हमारी उम्मीद हो। काइयो ने औरतों की तरफ देखा। सेना, वेल, केस, निक्स, रिया और बाकी सब। हम तैयार हैं। वैन ने सिर हिलाया। तो फिर सुबह हम मार्च करेंगे। रात में काइटो अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था। उसकी पसलियां अब भी दर्द कर रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। सीना अंदर आई, फिर वेल, फिर केस, फिर निक्स, फिर रिया। हमने फैसला किया है, सीना ने कहा। आज रात तुम आराम करोगे। कोई औरत नहीं, कोई रोमांस नहीं, सिर्फ नींद। वेल आगे बढ़ी। बस एक रात, कल से तुम फिर हम सबके हो जाओगे। वे सब चली गईं। कई हफ्तों में पहली बार काइयो अकेला लेटा। उसने आंखें बंद कर लीं। कल वे मार्च करने वाली थी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।